हेलो हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। इन दोनों न्यूज़पेपर से हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करेंगे। जी हाँ, तो आज है 7 अक्टूबर 2023। ऑलराइट, तो आज का जो पहला आर्टिकल है हमारा वो है नोबेल पीस प्राइज़ से रिलेटेड। जी हाँ, नोबेल पीस प्राइज़ भी डिक्लेयर कर दिया गया है और वो मिला है ईरानियन की एक्टिविस्ट को, नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, अब ये अवार्ड दिया किसके द्वारा जाता है? ये दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। और दिया कहाँ पे जाता है? ओस्लो में। ओस्लो क्या है? कैपिटल है नॉर्वे की। ठीक है, सिंपल था। अब भाई नाम में ही समझ में आ रहा है, तो नोबेल पीस प्राइज़ क्यों दिया जाता होगा? बेसिकली अगर कोई भी इंडिविजुअल्स हैं या फिर ऐसे कोई ग्रुप्स हैं जो कि ऐसे काम करते हैं, ऐसे एफर्ट्स करते हैं जिससे पीस प्रमोट हो या फिर कहीं के कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो, तो उनको ये पीस प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, अब इन ईरानियन एक्टिविस्ट ने क्या किया बेसिकली जिनके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया? बेसिकली शी फॉट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ईरान में वुमेन का जो ऑपरेशन होता है उसके अगेंस्ट इन्होंने फाइट की थी और उसी के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। इतना ही नहीं, इनफैक्ट शी ऑल्सो फॉट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ठीक है, इतनी बात थी इसमें। अब नेक्स्ट आती है PIDF स्कीम। ये न्यूज़ में थी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। अब ये स्कीम है क्या? बेसिकली ये स्कीम है इसलिए कि भाई कुछ फंड हो हम क्रिएट करें जिससे जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको हम डेवलप कर पाएँ, जिससे कि डिजिटल पेमेंट्स प्रमोट हों। ठीक है, ये लाइट 2021 में गई थी और ये 3 साल के लिए लाई गई थी। ठीक है, 2021 से 2023 तक चलनी थी और इसका एम यहाँ पर लिख ही रखा है, टू इंसेंटिवाइज द डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल, क्विक रिस्पॉन्स। ऑलराइट, ये बात थी। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या आई है ना? इससे रिलेटेड न्यूज़ ये है कि RBI ने प्रपोज किया है कि जो विश्वकर्मा स्कीम के बेनिफिशियरीज़ हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये स्कीम जो सिर्फ 3 साल चलनी थी 2023 तक, उसका टेन्योर भी 2 साल और बढ़ाने की बात की है, यानी कि 2025 तक करने की बात की है। ठीक है, अब ये क्यों किए बढ़ाने की बात? ताकि जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ पेमेंट आ रहे हैं आजकल, नए नए तरीके के पेमेंट सिस्टम आ रहे हैं, जैसे कि साउंड बॉक्स डिवाइसेस हो गए या फिर आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइसेस हो गए, उनको इनकरेज करने के लिए इस वाली स्कीम में। अब इससे क्या होगा? एक पुश मिलेगा टू RBI's efforts towards promoting digital transactions at the grassroots level. ऑल राइट, ठीक है। अब इस स्कीम में ना जो स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड इंडिविजुअल्स थे उनको भी इंक्लूड किया गया था अगस्त 2023 में। ठीक है, और अभी किसकी बात की हमने? विश्वकर्मा स्कीम से रिलेटेड। तो ये 2 स्कीम से रिलेटेड बात की हमने, ये दोनों एक बार क्या है ये भी देख लेते हैं छोटा सा फटाफट। विश्वकर्मा स्कीम किस लिए लाई गई थी? ये लाई गई थी टू अपलिफ्ट द इंडिविजुअल्स स्किल्ड इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप। जो भी लोग ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए ये जो है विश्वकर्मा स्कीम लाई गई थी। यहाँ इसमें मेन फोकस OBC कम्युनिटी के लोगों पे रहता है। ठीक है, और जो स्वनिधि स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडर्स से रिलेटेड है। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको बेसिकली बहुत ही सस्ते लोन्स दिए जाते हैं ताकि वो अपना जो लाइवलीहुड है वो इजीली अर्न कर पाएँ। ठीक है, ये किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब पूरी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इस स्कीम की। ठीक है, और विश्वकर्मा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? बताओ किसके अंदर आएगी? ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट न्यूज़ है रेपो रेट। अब रेपो रेट से रिलेटेड क्या न्यूज़ आई है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसीजन लिया है कि जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि वो 6.5 ही रहेगी। ठीक है। अब आप पूछेंगे रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट बेसिकली वो रेट है जिस पे जो हमारा आरबीआई होता है वो बाकी के बैंक्स को लोन देता है। सिंपल। ठीक है। तो अब ये आरबीआई हम यूज़ कैसे करते हैं ना, बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है उसको कंट्रोल करने के काम आता है। अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में तो इस रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि अब देखो सिंपल है, ये वो रेट होती है जिस पे लोन दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा बाकी बैंक्स को। तो जब अगर वो वाली रेट बढ़ रही है तो बैंक्स भी जिस रेट पे लोगों को लोन देगी वो भी बढ़ जाएगी। तो जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे लोन्स मिलेंगे तो लोग जो हैं, जो अपने जैसे नॉर्मल लोग हैं, वो कम लोन्स लेंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जब लोगों के हाथ में इकोनॉमी में कम पैसा जाएगा तो वो डिमांड भी कम करेंगे, और जब डिमांड कम करेंगे तो देखो सिंपल सा फंडा है, अगर इकोनॉमी में किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाती हैं। ठीक है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। अब ये रेपो रेट डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। ठीक है। अब इसमें 6 मेंबर्स होते हैं और हेड कौन करेगा, ऑफ कोर्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है। अब इनके कुछ टारगेट्स होते हैं। ठीक है। अभी का क्या टारगेट है, 2 से लेके 6% तक के बीच में रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर लिखा है 4% प्लस या -2%, यानी कि 2 से लेके 6% के बीच इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब ये इन्फ्लेशन टारगेट सेट कौन करता है, ये बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद। ठीक है। और इनका ये टारगेट रहता है, जो इन्फ्लेशन टारगेट है इसी के बीच में रहना चाहिए। ऑल राइट। नेक्स्ट आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम्स देखो, जितनी इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है आजकल, उतने ही साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें तरह तरह के साइबर क्राइम्स डिस्कस किए गए थे। जैसे कि पहला है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है ना, इसमें बेसिकली जो अटैकर होते हैं, जिसको अटैक करना होता है ऑनलाइन, वो क्या करते हैं, किसी तरीके के ईमेल्स या फिर मैसेजेस भेजते हैं ताकि इंडिविजुअल्स को ट्रिक कर पाएँ, जिससे इंडिविजुअल्स अपनी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील कर दें, और इस तरह से ये लोग उनका सेंसिटिव डेटा चुरा लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद आता है रैंसमवेयर। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, इट्स अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, जिससे किसी के डेटा को आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं। किसी भी मान लो कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डेटा है या किसी भी इन्फ्लुएंशियल इंसान का कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उसको डिक्रिप्ट करने के लिए उनसे रैंसम मांगी जाती है कि अगर आपको इतना डेटा वापस एक्सेस करना है तो आपको इतना रैंसम अमाउंट देना होगा। ये होता है रैंसमवेयर। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी थेफ्ट की। इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई अटैकर किसी दूसरे इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है फ्रॉड के लिए। जैसे कि मान लो किसी इंसान को किसी की बैंक डिटेल्स मिल गई, उनका पासवर्ड मिल गया, तो वो यूज़ करके वो उनकी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितना भी बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं, इलीगल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं जो कि वो किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट। उसके बाद बाकी के ऑनलाइन मनी स्कैम्स होते हैं, जिसमें ट्रिक करते हैं, जिससे उनसे किस तरह से मनी मंगवाते हैं या फिर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, आपको इतना प्राइज़ मनी मिलेगा या इतना आपको लॉटरी निकलेगी, उस तरीके के। ठीक है। उसके बाद साइबर स्टॉकिंग। अब ये तो भाई बहुत ही नॉर्मल नाम है, नाम से समझ में आ रहा है स्टॉकिंग। इसमें ऑनलाइन अगर किसी को कंटिन्यूसली हैरेस किया जाए या फिर उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाए और उस इंसान को परेशान किया जाए, उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। उसके बाद आता है साइबर बुलिंग।
इसमें बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है किसी को इंटिमिडेट करने के लिए, थ्रेटन करने के लिए, या फिर उसको डीमीन करने के लिए, डराने धमकाने के लिए बेसिकली। और बाकी भी और बहुत तरीके के होते हैं, जैसे डेटा थेफ्ट हो गया, ईमेल फ्रॉड्स हो गए, या कुछ सोशल मीडिया के क्राइम्स हो गए, कुछ को फेक कॉल्स आते हैं तरह तरह के, इंश्योरेंस से रिलेटेड फ्रॉड्स हो गए, लॉटरी से रिलेटेड स्कैम्स हैं, नेट बैंकिंग से या एटीएम फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई ठीक है साइबर क्राइम तो पढ़ लिए, अब इनका इनके अगेंस्ट एक्शन क्या है। तो बेसिकली हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ये एक इनिशिएटिव है, ये एक पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। यहाँ पे अगर कोई भी विक्टिम है साइबर क्राइम का, वो जाके अपनी कंप्लेन यहाँ पे दर्ज करा सकता है। ठीक है, और इस वाले पोर्टल का स्पेशल फोकस उन साइबर क्राइम्स पर रहेगा जो कि वुमेन के अगेंस्ट एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, और इसमें जितनी भी कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती हैं उनसे डील कौन करता है? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या फिर पुलिस। जो भी आप उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पे वो फिर इनसे डील करते हैं। ठीक है, अब बात आती है नागोर्नो काराबाख की। आई थिंक ये सुना होगा तुमने, नाम न्यूज़ में था काफ़ी। ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। किसके बीच? अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच। ठीक है, इट इज़ अ माउंटेनियस हेविली फॉरेस्टेड रीजन। आता कहाँ पे? अज़रबैजान के साउथ वेस्ट एरिया में। ठीक है, ये रहा अज़रबैजान और इसके यहाँ साउथ वेस्ट में नागोर्नो काराबाख। ये जो रेड वाला एरिया है ना, ये नागोर्नो काराबाख रीजन है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच। ठीक है, दोनों पड़ोसी देश हैं। अब दिक्कत क्या है? बेसिकली दिक्कत स्टार्ट हुई थी अराउंड काफ़ी पहले, एक्चुअली 1980s के अराउंड। बेसिकली क्या हुआ था ना, दोनों पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थे। ठीक है, और उस टाइम इनके बीच इतने बॉर्डर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ करते थे। तो कभी आर्मेनिया के लोग वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी अज़रबैजान के लोग भी दूसरे आर्मेनिया में जा रहे हैं, तो काफ़ी फ्री फ्लो मूवमेंट था लोगों का। लेकिन क्या हुआ ना, जब 1990 के अराउंड जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उस टाइम बॉर्डर्स काफ़ी अच्छे से डिफाइन किए गए थे रिजिडली। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उस टाइम जो ये नागोर्नो काराबाख रीजन था वहाँ पे ये जोग्राफिकली तो अज़रबैजान के अंदर आता था, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे ना वो आर्मेनियंस ज़्यादा थे। ठीक है, वो एथनिकली आर्मेनियंस थे। तो आर्मेनिया कहता है उस टाइम कि भाई अगर ज़्यादा आर्मेनियंस हैं इस वाले एरिया में तो ये तो हमारे अंडर आना चाहिए। ठीक है, और अज़रबैजान कहता है नहीं, ये तो जोग्राफिकली हमारे रीजन में आ रहा है तो ये तो हमारा रीजन होगा। बस वहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत होती है और वो शुरुआत आज तक भी चल रही है। ठीक है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी टाइम कई बार अराइज हुए यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ, अभी ये न्यूज़ में क्यों आया? अभी बेसिकली अज़रबैजान ने यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन किया वहाँ के लोगों पे, जिससे क्या हुआ, वहाँ जो आर्मेनियंस थे वो वहाँ से भाग गए। इनफैक्ट ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ से आर्मेनियंस निकल गए। ऑलमोस्ट सभी मान लो वहाँ से निकल गए और आर्मेनिया में चले गए। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, और जितने भी अटेम्प्ट्स थे कि भाई किसी भी तरह से इसको पीसफुली नेगोशिएट किया जाए या कुछ भी एफर्ट्स लगाए जाएं, वो सारे फेल रहे। तो अभी भी ये कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। ऑल राइट, तो ये था हमारा नागोर्नो काराबाख। इसकी लोकेशन याद रखना और क्या मुद्दा है ये भी याद रखना। तो इतना ही सेशन है आज का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, आई विल प्रोवाइड यू। एंड कैसा लगा ये सेशन ये भी बताना है आप सभी को। आपके फीडबैक दीजिए, मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। और बस इतना ही रखना है आज का सेशन। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।